हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अलग अलग वैज्ञानिकों की बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या परिभाषाएं दी, क्या क्या सिद्धांत दिए, हम वह सब पढ़ेंगे। और यह क्वेश्चन CTET में एक ना एक पूछा जाएगा। यह इसका तीसरा वीडियो है। आज हम सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गेटाल्टवादी हैं। उनके मत अनुसार व्यक्ति या प्राणी संबंध, प्रतिक्रिया तथा प्रश्न और भूल से न सीखकर सूझ यानी इनसाइट के द्वारा सीखते हैं। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थिति के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है। तत्पश्चात उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है। अन्य शब्दों में सूझ द्वारा सीखने का तात्पर्य परिस्थिति को पूर्णतः समझकर सीखना है। गुड के अनुसार सूझ अर्थात स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। यानी आप अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हैं, उनका अनुमान लगाते हैं और सीखते हैं। देखिए कोलर का क्या प्रयोग था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कोलर ने 6 वनमानसों यानी बंदरों पर एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत पर केलों का एक गुच्छा लटका दिया। कमरे के कोने में एक बॉक्स रख दिया गया। समस्त वनमानुष केलों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। उनमें से एक सुल्तान नामक वनमानुष था। वह इधर उधर घूमकर बॉक्स के पास पहुंच गया। तत्पश्चात उसने बॉक्स को पकड़कर खींचा और उसे केलों के नीचे ले जाकर रख दिया। बॉक्स के ऊपर खड़े होकर केले के गुच्छों को उतारकर खा लिया। सुल्तान के इस प्रकार केलों को प्राप्त करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें अन्य वनमानुषों की अपेक्षा अधिक सूझ थी, यानी उसमें समझ ज्यादा थी। वनमानुषों के समान मनुष्य भी सूझ के आधार पर सीखते हैं। प्रत्येक कार्य या क्रिया के सीखने में हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। विभिन्न समस्याओं का हल भी सूझ के माध्यम से होता है। प्रायः देखा गया है कि किसी ऊंचे स्थान पर रखी मिठाई को बालक सुल्तान नामक वनमानुष द्वारा अपनाई गई विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। विद्वान काफका के अनुसार सूझ में व्यक्ति चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति से विशेष काम लेता है। जिस व्यक्ति में जितनी कल्पना शक्ति होगी उतनी ही उसमें सूझ होगी। अल्प स्थान में एक इंजीनियर अपनी सूझ से विशाल भवन निर्मित कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा बनाने में एक इंजीनियर, जिस इंजीनियर ने बुर्ज खलीफा को बनाया उसने कितने सारे प्रयोग किए होंगे, फिर उसने उस जाकर बुर्ज खलीफा को बनाया। अब आप एशियन टाइम में जाएंगे तो जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुए, लाल किले हुए, डिफरेंट टाइप के भवन हुए जो आज भी जीवित हैं, उनको बनाने में कितनी ज्यादा इंजीनियरिंग का प्रयोग हुआ। मिस्र के पिरामिड देख सकते हैं जो कि अजूबा हैं। सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम पर प्रयोग करते समय विद्वानों ने देखा कि कुछ ऐसे कारक भी हैं जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारक देखिए। पहला है प्रत्यक्षीकरण। अंतर्दृष्टि का आधार प्रत्यक्षीकरण होता है। यदि समस्या का प्रत्यक्षीकरण ठीक प्रकार से नहीं होगा तो अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। प्रत्यक्षीकरण ही अंतर्दृष्टि को विकसित करता है। अब बुद्धि भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक क्रियाशील रहती है। पशुओं की अपेक्षा मानव में उच्च बुद्धि होने के कारण अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मानव में अधिक पाया जाता है। यानी जो मानव होता है उसमें सूझ बहुत अधिक पाई जाती है। अब तीसरा क्या है, समस्या की रचना। समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। जटिल रचना वाली अथवा अव्यवस्थित रूप में समस्या प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान पैदा करती है, जिसके कारण अंतर्दृष्टि का विकास यकायक अथवा अधिक नहीं
हो पाता है। अब देखिए चौथा क्या है, अनुभव। अनुभव का अंतर्दृष्टि के विकास में अधिक योगदान रहता है। अनुभवी व्यक्ति अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल शीघ्र ढूंढ लेता है। यानी सोच के द्वारा और अंतर्दृष्टि के द्वारा आप समस्या का हल सीख पाएंगे। अब शिक्षा में इसका क्या उपयोग है? अध्यापक को शिक्षा में अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग करते समय निम्न बातों में ध्यान रखनी चाहिए। पहला है पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण, है ना। पहला है अध्यापक द्वारा कुछ समस्या छात्रों के समक्ष समग्र रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि समस्या को टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो छात्र सूझ द्वारा समस्या का हल ढूंढने में सफल नहीं होंगे। किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि वह समग्र रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत न की जाए। तत्परता का विकास, छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया उस समय तक गतिशील नहीं होगी जब तक कि छात्रों में ज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक तत्परता नहीं होगी। बालकों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तत्पर बनाने के लिए अध्यापक को अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। बालकों को पूर्व धारणाओं से मुक्त करना चाहिए। अब तीसरा क्या है, विषय संगठन। विषय वस्तु की संरचना तथा संगठन का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अध्यापक को विषय वस्तु इस रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह समस्या के समग्र रूप को स्पष्ट करे। अब देखिए जिज्ञासा का विकास, चौथा, बालकों का अवधान समस्या में केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। अध्यापक द्वारा सीखने में बालकों की जिज्ञासा को बनाए रखा जाए। बिना जिज्ञासा के सूझ का विकास संभव नहीं है। अब देखिए अनुभवों का प्रयोग क्या है। सूझ द्वारा सीखने में अनुभवों का अधिक योगदान रहता है। अध्यापक को छात्रों के पूर्व अनुभवों के संगठन पर ध्यान देना चाहिए। अब छठवां, विषय वस्तु क्षमता अनुसार। अंतर्दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय का कार्य छात्र की सूझ के अनुकूल होना चाहिए। यदि छात्र की क्षमता से उच्च स्तर का विद्यालय का कार्य होगा तो अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। बोर्ड की परीक्षाओं में अधिक संख्या में छात्रों के अनुत्तीर्ण होने का कारण या तो कार्य का अधिक कठिन होना है या पाठ्य पुस्तकें ऐसी हैं जो सूझ का विकास नहीं करती हैं। देखिए जब आप बच्चे के अंदर सूझ का विकास नहीं करेंगे, ज्ञान का विकास नहीं करेंगे, तब तक उनको पढ़ाई में कठिनाई होगी, उनको समस्या हल करने में कठिनाई होगी। और एक उम्र के अनुसार ही सूझ का विकास होता है। विकास और अलग अलग प्रकार का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। तो हर उम्र के अनुसार विकास अलग अलग होता है। जो व्यक्ति किशोर अवस्था में किसी समस्या को हल कर सकते हैं वह बाल्य अवस्था में उस समस्या को हल करने में क्या होगी, उनको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अब है प्रेरणा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में भी प्रेरणा का अधिक योगदान रहता है। अंतर्दृष्टि का विकास तभी संभव है जबकि उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट होंगे, छात्रों के लिए उपयोगी होंगे। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करके अध्यापक बालकों को प्रेरित कर सकता है। अब अंतर्दृष्टि सिद्धांत की आलोचना क्या है। पूर्णाकारवाद गेस्टाल्ट ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन मान्यताओं को जन्म दिया है, परंतु फिर भी इसकी आलोचना की जाती है। इस वाद की प्रमुख आलोचना इस प्रकार है। पहला क्या है, यह मनोविज्ञान तथा शिक्षा दर्शन का सम्मिलित रूप है। यानी इसमें मनोविज्ञान तो शामिल है, साथ ही शिक्षा भी इसमें शामिल है, दोनों का गुणनफल है। दूसरा क्या है, इसके नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रकार के कार्य को सीखना संभव नहीं है। यानी आप हर प्रकार के कार्य को नहीं सीख सकते हैं। तीसरा क्या है, कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सूझ पशुओं और बालकों पर लागू नहीं होती, उनमें चिंतन का अभाव रहता है, परंतु हम इस मत से सहमत नहीं है। छोटे छोटे बालकों भी सूझ का प्रयोग करते हैं। यानी जो बच्चे और ये पशु होते हैं वो सूझ का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। जो ज्ञान धीरे धीरे उत्पन्न होता है, धीरे धीरे उस ज्ञान का विकास होता है। इसमें प्रयास और त्रुटि किसी न किसी मात्रा में अवश्य विद्यमान रहती है। पांचवा क्या है, हिलगार्ड कहते हैं कि इस बात की रोचक एवं महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उपयोगी व्यवहार की व्याख्या करता है।
यह उपयोगी व्यवहार की क्या करता है, व्याख्या करता है। और देखिए, जो पूर्ण रूप से मानसिक अवस्थाओं और यंत्रकता की अपेक्षा करता है। अब है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत को कार्यात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशन कहते हैं। प्रोफेसर स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर थे। उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए एक यंत्र विकसित किया तथा अवलोकन की विधि का चयन किया। स्किनर एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने चूहे तथा कबूतरों पर विभिन्न सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किए। अंत में उन्होंने खाने की क्रिया को अध्ययन का विषय माना, क्योंकि यही सबसे अधिक साधारण क्रिया थी और थोड़े समय में इसके संबंध में अधिक तथ्य एकत्र किए जा सकते थे। व्यवहार के अध्ययन की यह विधि बाद में इतनी लोकप्रिय हो गई कि अनेक अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने उसका प्रयोग करने लगे। अब स्किनर का प्रयोग देखिए क्या है। स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने कार्यात्मक अनुबंधन का अध्ययन करने के लिए अपनी विधि व उपकरण का विकास किया। उन्होंने एक समस्यावादी बॉक्स का निर्माण किया जिसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। व्यवहार का अल्प समय में तथा वैश्विक ढंग से अध्ययन करने की दृष्टि से इस उपकरण का निर्माण किया गया। इसमें एक लीवर रखा गया जिसको दबाने की अनुक्रिया को व्यवहार की एक इकाई माना गया। इस बॉक्स में एक चूहा रखा गया जो भूखा था। उस बॉक्स में यह व्यवस्था थी कि लीवर के दबने पर भोजन की प्लेट निकलकर सामने आती थी। चूहे की गतियों का विद्युत उपकरणों की सहायता से रिकॉर्ड रखा गया, यानी चूहे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखा गया कि चूहे हर मिनट हर सेकंड क्या कर रहे हैं। अब स्किनर का कार्यात्मक सिद्धांत थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत चयन एवं संयोजन पर आधारित है। थॉर्नडाइक की भांति स्किनर ने दो प्रकार के अधिगम को स्वीकार किया है, किंतु गुथरी की भांति उसने उस अधिगम पर अधिक बल दिया जो परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। स्किनर व्यवहार को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के व्यवहार क्या हैं, अनुक्रियात्मक व्यवहार और कार्यात्मक व्यवहार। अनुक्रियात्मक व्यवहार क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट बोलते हैं, और कार्यात्मक व्यवहार को क्या बोलते हैं, ऑपरेंट बोलते हैं। और देखिए, परंपरागत मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उद्दीपन के अभाव में अनुक्रिया नहीं होती, यानी आपको कोई चीज नहीं मिलेगी तो आप क्रिया नहीं करेंगे। यदि केबीएस की वैकेंसी नहीं आएगी तो आप तैयारी नहीं करेंगे। यदि एनबीएस की वैकेंसी नहीं आएगी तो आप तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सीटीईटी, केबीएस या एनबीएस की वैकेंसी के बारे में आपको 3 महीने या 4 महीने पहले पता चल जाता है तो आप क्या करने लगते हैं, तैयारी करने लगते हैं। इसी को उद्दीपन कहते हैं। लेकिन यदि इसका अभाव होगा तो आप तैयारी नहीं करेंगे। अनुक्रियाओं को दो भागों में बांटा है। पहला है प्रकाश में आने वाली अनुक्रिया, फिर दूसरा उत्सर्जन प्रतिक्रिया। देखिए, जो अनुक्रिया ज्ञात प्रेरक द्वारा प्रकाश में लाई जाती हैं उनको प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं जिनका संबंध किसी ज्ञात प्रेरक से नहीं होता। इस प्रकार की उत्सर्जन अनुक्रिया को कार्यात्मक कहते हैं, यानी ऑपरेंट कहते हैं। जबकि परंपरागत विचारधारा यह है कि इस प्रकार की अनुक्रियाओं को भी प्रकाशित अनुक्रिया मानो, चाहे उसका उत्तेजक भले ही अज्ञात हो। किंतु स्किनर का विचार है कि कार्यात्मक व्यवहार को समझने के लिए उत्तेजक दशाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कार्यात्मक व्यवहार उत्तेजक द्वारा प्रकाश में नहीं आता। सक्रियता का किसी पूर्व उत्तेजक के साथ संबंध हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह विभेदीकृत कार्यात्मक हो जाता है। और देखिए, दो प्रकार के अनुबंध अनुक्रिया की भांति अनुबंध भी दो प्रकार के होते हैं। उद्दीपक अनुबंध स्टिमुलस कंडीशनिंग एंड अनुक्रिया अनुबंध रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। देखिए, संक्षिप्त रूप में प्रथम प्रकार को एस तथा दूसरे प्रकार को आर अनुबंध कहा जाता है। एस प्रकार का अनुबंध का संबंध अनुक्रियात्मक व्यवहार से इस कारण से होता है कि पुनर्बलन का संबंध उत्तेजक से होता है। पावलोव का अनुबंध संबंधी सिद्धांत एस प्रकार का ही है,
क्योंकि इसमें अनुबंधित उत्तेजक घंटी की आवाज अनुबंधन रहित उत्तेजक यानी भोजन के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लार टपकने की अनुक्रिया प्रकाश में आती है। इसी को अनुबंधित प्रक्रिया कहते हैं। स्किनर इस प्रकार से सीखने को अधिक महत्व नहीं देता है। देखिए, स्किनर के विचार से आर प्रकार का अनुबंधन अधिक महत्वपूर्ण है। यह अनुबंधन कार्यात्मक व्यवहार का अनुबंधन तथा पुनर्वलन के साथ संबंधित होता है। यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो पुनर्वलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन के साथ। इस विचार की पुष्टि के लिए स्किनर ने लीवर दबाने का उदाहरण दिया। लीवर दबाने की प्रक्रिया को भोजन प्रस्तुत करके पुष्ट किया जाता है। सक्रिय अनुबंध में प्रमुख बात यह है कि प्रबलन उस समय संभव होता है जबकि प्रक्रिया का उत्सर्जन होता है। आर प्रकार में प्रचलन का संबंध प्रतिक्रिया के साथ होता है, जबकि एस प्रकार के पुनर्वलन का संबंध उद्दीपन के साथ होता है। आर प्रकार के दो नियम तथा एस प्रकार के दो नियमों की भांति नहीं। ये नियम इस प्रकार हैं: अनुबंधन का नियम और बहिर्गमन का सिद्धांत। देखिए, आर प्रकार के अनुबंधन नियम की तुलना थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से की जा सकती है। अनुबंधन नियम के बारे में स्किनर ने लिखा है कि यदि एक कार्यात्मक यानी ऑपरेंट के घटित होने का अनुसरण एक पुनर्वलन उत्तेजक के प्रस्तुतिकरण के साथ होता है तो शक्ति में वृद्धि होती है। यानी आपका यदि किसी उत्तेजक का प्रस्तुतिकरण किया जाए, मतलब जैसे आपको बता दिया जाए कि केबीएस की वैकेंसी 1 महीने बाद 3 महीने बाद आने वाली है, तो आप तेजी से पढ़ाई करने लगेंगे, आप कई घंटे पढ़ाई करने लगेंगे। जैसे आपको पता चल जाए कि कल क्रिकेट का मैच है और क्रिकेट का मैच कल जीतने पर मुझे 10,000 रुपए अकेले मिलेंगे, तो आप उसके लिए जी जान लगा देंगे। ठीक है, ये एक प्रकार की शक्ति में क्या करती है, आपकी वृद्धि करती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रबलन परिस्थिति के उत्तेजक द्वारा व्यक्त की गई है। इसमें प्रणोदन की कमी अथवा परिणामों के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। स्किनर ने स्पष्ट किया कि जो शक्ति प्राप्त होती है वह उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंध के कारण नहीं होती, क्योंकि सक्रिय को किसी प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप एक्टिव हैं, आप सक्रिय हैं, तो आपको उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होगी, यानी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, और कार्यात्मक प्रतिबद्धता की प्रक्रिया के तत्व। स्किनर के अनुसार कार्यात्मक प्रतिबद्धता की प्रक्रिया में अनेक तत्व निहित होते हैं। स्किनर ने जिस प्रक्रिया को तत्वों का उल्लेख किया है उसमें कतिपय प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं। इन तत्वों की सहायता से स्किनर का सिद्धांत स्पष्ट होगा। क्या क्या है? आकृतिकरण है, बहिर्गमन है, स्वतः आपूर्ति है और पुनर्बलन है, यानी रीइंफोर्समेंट है। देखिए, आकृतिकरण क्या है? यानी शेपिंग। संपूर्ण कार्यात्मक अनुबंध में आकृतिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। स्किनर का आकृतिकरण से आशय प्राणी के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने के लिए कुछ चुने गए पुनर्बलनों का विवेक युक्त प्रयोग करने से। जैसे यदि आपको 10,000 रुपए का गिफ्ट मिले तो आप टॉप मारने की कोशिश करेंगे। यदि केबीएस की वैकेंसी 4 महीने बाद 3 महीने बाद आपको पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? दिन रात विवेक युक्त, यानी अपने दिमाग से क्या करेंगे? टाइम बनाएंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे रिवीजन करना है, ऐसे पढ़ना है, योजनाएं बनाएंगे आप। ठीक है, इसमें इच्छित व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ प्रयोगकर्ता प्राणी के व्यवहारों में उसी प्रकार परिवर्तन करता है जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाते समय मिट्टी को इच्छित आकार प्रदान करता है। स्किनर का मत है कि अनुकूलन व्यवहार के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु इच्छित व्यवहार के लिए पुनर्बलन द्वारा व्यवहारों में वांछित परिवर्तन कर उन्हें इच्छित आकृति प्रदान करनी चाहिए। स्किनर के अनुसार आकृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व निहित होते हैं। देखिए, अनुक्रिया का सामान्यीकरण पहला है। अनुक्रिया का क्या है? सामान्यीकरण है। अपने स्वभाव से प्राणी समान उद्दीपकों के प्रति समान प्रतिक्रियाएं करता है। एक व्यक्ति सांप देखकर सदैव लगभग एक जैसी प्रतिक्रियाएं ही करेगा। इसका तात्पर्य कि सांप उद्दीपक को देखकर वह
सदैव एक विशिष्ट प्रकार से डर जाना की प्रतिक्रिया करता है। एक उद्दीपक के प्रति सदैव एक जैसी प्रक्रिया करने का अर्थ है व्यक्ति ने एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया यानी एक विशिष्ट उद्दीपक के प्रति करने की आदत डाल ली है। यही अनुक्रिया के सामान्यीकरण की स्थिति, यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं और उसके आपने क्या कर लिया, उसको नॉर्मल कर लिया। जैसे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप हर दिन 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो क्या होगा, यह सामान्यीकरण स्थापित हो जाएगा आपके लिए। अब क्या है, आदतों में प्रतिस्पर्धा। एक उद्दीपक के प्रति कई अनुक्रियाएं की जा सकती हैं। प्राणी इन अनुक्रियाओं में किसी एक सर्वोत्तम अनुक्रिया का चयन करता है। यह चयन के लिए आदतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। आदतों के इस प्रकार के चयन में पुनर्वलन भी सहयोग होता है। जैसे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, इतने घंटे रिवीजन करूंगा, मैं ऐसा खाना खाऊंगा, मैं योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, कुछ मिनट टहलने जाऊंगा जिससे मेरा माइंड एक्टिव रहे। तो अब सब ये चीजें इसी में आती हैं। अब है श्रृंखलाबद्धता। सही दिशा में अनुक्रिया करने के लिए प्राणी जो भी कदम उठाता है उनमें परस्पर श्रृंखलाबद्धता होती है। उदाहरण, चूहा लीवर दबाकर दरवाजा खोलने की जो भी सही प्रयास करता है, उन सभी प्रयासों में परस्पर श्रृंखलाबद्धता पाई जाती है। वह एक एक कर चीजें सीखता है, एकदम से भी सीखता है, लेकिन जब वह कई प्रयास करता है तो उसके बाद सीखता है। देखिए, अब बहिर्गमन क्या है, यानी इंस्ट्रक्शन। बहिर्गमन से तात्पर्य है कि जब उचित प्रतिक्रिया होती हो तो उस समय पुनर्वलन को रोके रहना चाहिए। पुनर्वलन को रोके रहने से तात्पर्य पूर्व स्थापित संबंधों का बहिर्गमन। जब पुनर्वलन के बावजूद भी उचित प्रतिक्रिया होना बंद हो जाए तो उस पुनर्वलन का बहिर्गमन करके कोई अन्य शक्तिशाली पुनर्वलन प्रयुक्त करना चाहिए। देखिए, जैसे आप किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आप दूसरी चीज को स्थापित करके आपकी पढ़ाई करेंगे। यदि आपकी सीटीईटी की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो आप यूपीटी ले लेंगे, रीट ले लेंगे, एनबीएस केबीएस ले लेंगे। इस तरह आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर पाएंगे, यही बताया जा रहा है। बॉक्स में चूहा बार बार लीवर को दबाता है किंतु भोजन प्राप्त नहीं होता तो उसका लीवर दबाने का व्यवहार लुप्त हो जाता है। अब स्वतः आपूर्ति यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, किसी पुनर्वलन को लागू करने से प्रतिक्रिया या अनुक्रिया की गति तीव्र होती है, किंतु एक बार पुनर्वलन लगाकर हटा लिया जाए, बहिर्गमित कर दिया जाए, तो फिर बहिर्गमन करने के बाद दोबारा पुनर्वलन नहीं लगाया जाए तो अनुक्रिया की गति पहले से तीव्र होगी। बहिर्गमन के बाद पुनर्वलन की आपूर्ति ही स्वतः आपूर्ति कहलाती है। यानी जब आपने अपने चीजों को बदल दिया और आपने फिर से प्रयास करना चालू किया तो आपकी क्या कहलाएगी, स्वतः आपूर्ति कहलाएगी। अब पुनर्वलन क्या है, रीइंफोर्समेंट। स्किनर ने प्रबलन को दो भागों में बांटा है, प्राथमिक तथा दूसरा क्या है, पहला है प्राथमिक और दूसरा है गौण प्रबलन। पहला है प्राथमिक और मुख्य प्रबलन, दूसरा है गौण प्रबलन। अब देखिए, एक प्रबलन की व्याख्या उसके परिणाम के आधार पर की जाती है। कोई भी उत्तेजक उस समय प्रबल बनता है यदि वह प्रतिक्रिया की संभावना में वृद्धि करता है। जो उत्तेजक प्रबलन की भांति कार्य करते हैं उसके दो वर्ग होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और क्या होगा, नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए, अभी आप और देखते जाइए। अब है सकारात्मक पुनर्बलन। यह देखिए, प्रबलन की व्याख्या उसके परिणाम के आधार पर की जाती है। कोई भी उत्तेजक उस समय प्रबल बनता है यदि वह प्रक्रिया की संभावना में वृद्धि करता है। जो उत्तेजक प्रबलन की भांति कार्य करते हैं उसके दो वर्ग हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सकारात्मक देखिए क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्स। यह वह उत्तेजक है जो परिस्थिति में जोड़ने पर सक्रिय प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं। भोजन, पानी, कामुक संपर्क इसी प्रकार के प्रबलन है। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यह वह उत्तेजक है जिसको परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय प्रतिक्रिया की सहायता को बल मिलता है। तीव्र स्तर, चमकीला, तेज प्रकाश, तेज गर्मी, दंड आदि ऋणात्मक प्रबलन है। प्रबलन का प्रभाव
प्रतिक्रिया की संभावना में वृद्धि करता है, किंतु दंड नकारात्मक प्रबलन से भिन्न है। यद्यपि प्रबलन की व्याख्या उनके परिणाम के आधार पर की जाती है, किंतु दंड के बारे में यह सत्य नहीं है। स्किनर के अनुसार दंड प्रयोगात्मक प्रबंध है। प्रबंध प्रबलन का उल्टा होता है, जिसके कारण दो स्थितियां बनती हैं। प्रथम नकारात्मक प्रबलन की उपस्थिति और दूसरा सकारात्मक प्रबलन की समाप्ति। यानी जब नकारात्मक प्रबलन आएगा तो आपका क्या होगा, सकारात्मक प्रबलन की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। अब देखिए गौण पुनर्बलन क्या है, यानी सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। एक उत्तेजक जो कि वास्तव में प्रबलन नहीं होता किंतु बार बार की पुनरावृत्ति के कारण प्रबलन बन जाता है, गौण पुनर्बलन कहलाता है। अनुबंध द्वारा एक उत्तेजक सानुबंधता की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह किस प्रकार के प्रबलन से संबंधित है। एक बार गौण प्रबलन की रचना होने पर यह स्वतंत्र अस्तित्व धारण कर लेता है। यह मूल प्रबलन द्वारा पैदा प्रतिक्रिया को ही शक्ति नहीं देता, अपितु यह नवीन प्रतिक्रिया को भी क्या करता है, जन्म देता है। अब देखिए पुनर्बलन की सूची। पहला है नियमित अनुसूची, कंटिन्यूअस शेड्यूल। इसमें प्रत्येक प्रतिक्रिया के बाद पुनर्बलन देने की व्यवस्था होती है। अब है आंशिक अनुसूची यानी इंटरमिटेंट शेड्यूल। इसमें कभी पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो कभी पुनर्बलन को रोक लिया जाता है। इस आंशिक अनुसूची को पुनः परिभाषित किया जा सकता है। कैसे, विराम सूची और अनुपातिक सूची। इंटरवल शेड्यूल, इसमें थोड़े थोड़े विराम के बाद पुनर्बलन देने की व्यवस्था होती है। समय की अवधि इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण, स्किनर के बॉक्स में चूहा प्रति 2 मिनट के बाद भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए अनुपातिक अनुसूची। इस प्रकार अनुसूची में सीखने वाले कार्यकुशलता अधिक महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए यदि अधिगम 3 प्रश्न का हल शुद्ध ढंग से करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। अब देखिए निश्चित विराम अनुसूची क्या है। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची में पुनर्बलन एक निश्चित समय पर दिया जाता है। समय के विराम की अवधि 1 मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह तक हो सकती है। मानव व्यवहार में निश्चित विराम अनुसूची का उपयोग बहुत अधिक होता है। हम लोग निश्चित समय पर खाना खाते हैं, निश्चित समय पर काम करते हैं। अब निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशन शेड्यूल। इसमें कुछ निश्चित प्रतिक्रियाओं के उत्सर्जन के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। उदाहरण के लिए अनुपात 4:1 का है। इसमें तात्पर्य कि 4 बार प्रतिक्रिया की जाती है किंतु पुनर्बलन 1 बार ही दिया जाता है। अब देखिए प्राचीन और कार्यात्मक अनुबंध में क्या अंतर है, आप ये देखेंगे। देखिए अब है प्राचीन अनुबंध। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का विकास एक रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा किया गया। इसमें अनुबंधित प्रतिक्रिया कृत्रिम उत्तेजक द्वारा पैदा की जाती है। देखिए अब इसमें कृत्रिम उत्तेजक प्राणी के व्यवहार को ध्यान में रखकर पैदा नहीं होता। चौथा क्या, इसमें उत्तेजना प्रेरित होती है। 5वां क्या है, इसमें सीखने का सार उत्तेजक का स्थापन करना है। 6वां क्या, इसमें उत्तेजक प्रतिक्रिया में संबंध समीपता के आधार पर होता है। इसमें पुनर्बलन की प्रतिक्रिया के पहले दिया जाता है, यानी जब आप कार्य करेंगे उसके पहले आपको क्या दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। 7वां क्या है, इसमें प्राणी और वातावरण दोनों पर प्रयोगकर्ता का कठोर नियंत्रण रहता है। 8वां क्या है, यह चाहे प्रतिबद्धता प्रतिक्रिया हो या ना हो फिर भी अप्रतिबद्ध उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। 9वां क्या, इसमें उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया के मध्य संबंध संपर्कता के परिणाम स्वरूप होता है। अब कार्यात्मक अनुबंध क्या है, जबकि कार्यात्मक अनुबंध के सिद्धांत का निर्माण स्किनर द्वारा किया गया। दूसरा क्या, जबकि इसमें प्रतिक्रिया स्वैच्छिक होती है। तीसरा क्या, जबकि इसमें प्रतिक्रिया पर पुरस्कृत करने की संभावना रहती है, यानी आप प्रतिक्रिया अच्छी करेंगे
तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। चौथा क्या है, इसमें उत्तेजना अनुबंधन प्रतिक्रिया प्रेरित होती है। पांचवा क्या है, जबकि इसमें प्रतिक्रिया का सुधार करना सीखने का सार है। छठवा क्या है, जबकि इसमें यह संबंध परिणाम के आधार पर होता है तथा पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है। सातवां क्या है, देखिए, जबकि इसमें केवल वातावरण का प्रयोग कार्यकर्ता अपने नियंत्रण में रखता है किंतु प्राणी को मुक्त छोड़ देता है। वह नियोजित वातावरण को बदल बदल कर बदले हुए वातावरण में प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करता है। जब आपको किसी का अध्ययन करना है तो आप सिचुएशन को हर बार चेंज करेंगे। और फिर क्या है, आठवां, जबकि इसमें उद्दीपक पुनर्बलन तभी दिया जाता है जब प्राणी को उसकी आवश्यकता हो। नौवां क्या, जबकि इसमें यह प्रभाव के नियम के कारण होता है, यानी नियम के अनुसार ही इसमें प्रभाव होता है। अब देखिए कार्यात्मक अनुबंध का प्रयोग। स्किनर महोदय ने अपने प्रयोगों के आधार पर व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों की रचना की। इन नियमों का विद्यालय की परिस्थितियों में उपयोग करने पर उसने बल दिया। उसने सीखने की एक प्रणाली का विकास किया जो प्रयोजन मूलक शिक्षण प्रोग्राम्ड लर्निंग ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्रयोजन मूलक शिक्षण ने कक्षा शिक्षण या अध्यापन को काफी प्रभावित किया। स्किनर ने वर्तमान में शिक्षा प्रणाली के दोषों को ध्यान में रखकर प्रयोजन मूलक शिक्षण की योजना प्रस्तुत की। उसने जिन दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया वे इस प्रकार हैं। विद्यालय के वातावरण पर भय का आवरण छाया रहता है, अतः छात्रों का व्यवहार अनिश्चित उद्दीपन द्वारा प्रभावित होता है। छात्र भय से ग्रस्त होकर कार्य करता है, उसे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। स्वेच्छा का विद्यालय में कोई स्थान नहीं है। विद्यालय में सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके भय के आचरण को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार विद्यालय में छात्रों के व्यवहार का तथा पुनर्बलन में थोड़ा सा अंतराल रहता है। यदि कोई छात्र उत्तम कार्य करता है तो अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन विलंब से प्राप्त होता है। विलंब के कारण छात्र इस पर पुनर्बलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि पुनर्बलन उत्तेजना का प्रयोग अनुक्रिया के तुरंत बाद होना चाहिए ताकि उसका प्रभाव व्यवहार पर पड़े। परंतु पुनर्बलन देने से उसी प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। तथापि यद्यपि 40 और 50% छात्रों को कक्षा में अध्यापक के लिए तुरंत उत्तेजना देना व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए प्रयोजनित शिक्षण की सामग्री का प्रयोग करने से यह समस्या हल हो जाती है। इसमें शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीन एक समय में एक अपूर्ण कथन विद्यार्थी के सामने रखती है, विद्यार्थी उसकी पूर्ति करता है, वह फिर मशीन के बटन को दबाता है और शुद्ध उत्तर उसके सामने आ जाता है। वह अपने उत्तर की तुलना उससे करता है वह पुनः बटन दबाता है और अगला प्रश्न उसके सामने आता है। जैसे आजकल MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं SSC के या KBS में भी आपको शायद देखने को मिल सकता है, इतना पक्का तो नहीं मुझे पता है ना। ये सभी प्रश्न एक दूसरे पर आधारित होते हैं। इसी को श्रृंखलाबद्ध सीखना कहते हैं। इसमें शुद्ध उत्तर होने पर छात्र को तुरंत प्रबलन प्राप्त होता है और वह अगला प्रश्न करने के लिए प्रेरित होता है। वर्तमान में शिक्षण में पुनर्बलन श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं होता। इसमें अध्यापक को अव्यवस्थित रूप से शिक्षण कार्य करता है। व्यवहार का पुनर्बलन व्यवस्थित रूप में नहीं होता। प्रयोजन मूलक शिक्षण के प्रारंभिक व्यवहार से आरंभ करके व्यवहार की चरम अवस्था तक बढ़ते हैं और प्रत्येक पद पर पुनर्बलन दिया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में उद्देश्य निश्चित तथा परिभाषित किए जाते हैं। कार्यात्मक सिद्धांत शिक्षण के योजनाबद्ध स्वरूप पर बल देते हैं। अध्यापक को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व पाठ की योजना बनानी चाहिए तथा प्रत्येक पद पर पुनर्बलन पर विचार करना चाहिए। अब देखिए स्किनर के सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई। यद्यपि अधिकांश शिक्षा शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक कार्यात्मक सिद्धांत के प्रशंसक रहे हैं,
किंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की है। आलोचना का प्रथम बिंदु यह है कि यह कार्यात्मक सिद्धांत के समस्त प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में हुए। नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए प्रयोगों से निकाले गए नियम किस प्रकार सीखने की प्रकृति परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रयोग के विषय पर पशु या अन्य जीव थे, उन पर आधारित नियम सीखने की सामाजिक परिस्थितियों में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने पशुओं पर अधिक प्रयोग किया। इसी प्रकार कार्यात्मक पुनर्बलन प्राणी मानव की स्वेच्छा, उत्सुकता और कार्यात्मकता पर ध्यान देने में असफल रही है। प्रयोजन मूलक शिक्षण एक कमी यह है कि यह विद्यालय के पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए प्रोग्राम उपलब्ध नहीं कराती। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट आपका खत्म हो गया। ये पार्ट आपका इतना ही था। ठीक है, तो ये आपके सीखना हो गया और समस्त प्रकार के वैज्ञानिकों के बारे में भी आपने पढ़ लिया। तो मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने अच्छा पढ़ाया तो वह भी बताएं, मैंने खराब पढ़ाया तो वह भी बताएं, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं और जब आप मेरा मदद करेंगे तो मैं एक अच्छा टीचर बन के निकल सकूंगा। धन्यवाद दोस्तों।